हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। तो लास्ट वीडियो में अपन ने एस ब्लॉक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, और क्या क्या टॉपिक्स देखे थे। जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में स्टडी की थी, अपन ने डिस्कस किया था। एंड एटॉमिक साइज के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था, है ना? यही किया था ना? किसके बारे में पढ़ा था अपन ने? जेड इफेक्टिव के बारे में। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जेड इफेक्टिव की फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? शील्डिंग इफेक्ट को। ओके। शील्डिंग इफेक्ट मीन्स परिरक्षण प्रभाव। एंड जेड, जेड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। एंड जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही क्यों कहते हैं, ये अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लास्ट वीडियो में कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ चुके हैं अपन कि जेड इफेक्टिव को जेड इफेक्टिव ही क्यों बोलते हैं। ओके। एंड और अपन क्या किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? एल्कली मेटल्स के बारे में। एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जेड इफेक्टिव पढ़ा था अपन ने, और जीईसी पढ़ा था किसके लिए? एल्कली मेटल्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या था? MS1 था। ओके। एंड अपन ने पढ़ा था एटॉमिक साइज। क्या पढ़ा था? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इन ग्रुप एंड इन पीरियड। तो पीरियड में क्या था? पीरियड में जो एल्कली मेटल्स हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है। ऑल ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनसे सबसे बड़ा जो साइज होता है वो एल्कली मेटल्स का होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल्स में क्या पाया जाता है? एल्कली मेटल्स में जेड साइज बड़ा होता है, मीन जेड इफेक्टिव कम पाया जाता है। क्योंकि ये भी बताया था मैंने आपको, कल रिलेशन बताया था, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बताया था नहीं बताया था? ये सारे मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, तो इनको तो एक बार मैं रफ कर देता हूँ। तो आज कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं अपन, ये देखेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। ओके। तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनन एंथैल्पी कहते किसे हैं? एंथैल्पी तो पता होगा किसे कहते हैं, एनर्जी, ऊर्जा। इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ओके। एंथैल्पी भी क्या होती है? एंथैल्पी होती है चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में जो चेंज होता है उसे ये एंथैल्पी बोलते हैं, एनर्जी बोल दीजिए, एक ही बात है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कि वह एनर्जी जो आइसोलेटेड, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यार, दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, आइसोलेटेड एंड गैसियस। ओके। दो वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड एंड गैसियस। मीन्स किसी भी परमाणु, कौन से परमाणु? आइसोलेटेड एंड गैसियस होना चाहिए। वो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए एंड गैसियस होना चाहिए। मीन्स विलगित गैसीय, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे ही क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के, जो एक इलेक्ट्रॉन को ना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके। तो अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? एस ब्लॉक के बारे में। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। ओके। तो ये तो समझ आ गया। देखो, दो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें ये वर्ड अगर आपने नहीं लिखे तो आपकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही गलत मानी जाएगी। ओके। तो इनको जरूर, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने दो लिख दिए हैं आपके सामने। ये वर्ड जरूर होने चाहिए आपकी डेफिनेशन में। आइसोलेटेड जरूर होना चाहिए एंड गैसियस जरूर होना चाहिए। सर गैसियस कैसे करेंगे? देखो सोडियम है, अगर ये सोडियम है
तो ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो इसे गैसियस स्टेट में अगर मैं चेंज करूँ, सोडियम गैसियस, गैसियस स्टेट में अगर चेंज करूँ तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी मीन्स ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या होती है सर? सर ऊर्ध्वपातन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी भी एटम को सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे ही सब्लिमेशन एनर्जी कहा जाता है। ओके, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, सब्लिमेशन एनर्जी। ओके, तो एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके साथ साथ अपन ने क्या समझ लिया है, सब्लिमेशन एनर्जी मीन सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे ही क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। और इस गैसियस एटम में आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है, विलगित, विलगित मीन्स अकेला, अकेला मीन्स ये सोडियम है, Na2 नहीं हो सकता इस जगह। ओके, Cl2, देखो वैसे तो इस एल्कली मेटल नहीं है लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए Cl2 को अपन आइसोलेटेड नहीं बोल सकते, बट Cl को क्या बोल सकते हैं अपन, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। ओके, और दिस इज नॉट आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेटेड का मीन्स एक, अकेला, विलगित। ओके, इसका मतलब ये होता है। और इस जो गैसियस सोडियम एटम है, गैसियस आइसोलेटेड है, एक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे ही अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखेंगे एल्काली मेटल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसे तो मैं एक बार रफ कर दे रहा हूँ। देखो अपने कौन से हैं एल्काली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीरियम। ओके, तो देखो कुछ मैं रिलेशन लिखा हूं आपके सामने। आयोनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल 1/साइज, ओके, एंड प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। ये क्या है, ये है रिलेशन, इसको आपको याद करना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और सर ऐसे कैसे याद करें, उस देखो सर इसको समझना है, अपन को रटना नहीं है, समझना है। क्या, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव के। मीन्स अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। एंड अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो साइज क्या होगा सर, आयोनाइजेशन अगर बढ़ रही है तो साइज होगा छोटा, साइज अगर छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो सर ये कैसे पता लगा आपको, आप कैसे बता रहे हो वैसे ही। तो पहले इसको मिटा देते हैं, पहले अपन इस जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, जो एक रिलेशन लिखा है, इसको समझो पहले कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होती है। तो देखो सर, ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके सेल्स है। ओके, वन सेल, सेकंड सेल, ओके, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। क्या देखना सर, एक तो ये साइज है, इस साइज का एटम है, और एक इस साइज का एटम है। देखो इसमें दो सेल हैं, इसमें दो सेल, एक थर्ड सेल और ले लेते हैं। ठीक है, सही बने गोल गोल। ओके, तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे अपन प्रूव करेंगे। देखो अभी ये इसका साइज छोटा है क्योंकि दो सेल है इसमें ओनली 4, और इसका साइज बड़ा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स 3 है। ओके, 3 है। तो देखो सर इस पे मान लीजिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये तो पता ही होगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, ऐसे बढ़ते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 50, इस प्रकार बढ़ते हैं ना, नील्स बोर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो देखो जिसका साइज क्या है, छोटा है ना, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट करके रखेगा, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास है ना, इतनी दूरी है बस इनके मध्य में। और यहाँ पर देखो इसका जो क्या है, इसका जो क्या है, न्यूक्लियस एंड जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य में की दूरी कितनी है, कितनी, ये दूरी कम है।
और ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस देखो यहाँ पर कम है, डिस्टेंस कम है मीन्स यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा लगेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा लगेगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो इसके लिए अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जब जाके ये इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा इस एटम से, है ना। तो ज्यादा एनर्जी दे रहा हूँ मीन्स जो एनर्जी दे रहा हूँ उसी को तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ। तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी यहाँ पर मुझे, ज्यादा, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी का मान यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज कॉज ऑफ कॉज ऑफ कॉज ऑफ एट्रैक्शन फोर्स। ओके, एट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा है, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या है, एट्रैक्शन फोर्स ही तो है। न्यूक्लियस एंड भाइटम कोष का जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे ही तो जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं ना। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है मीन्स यहाँ पर, है ना, इधर दिख रहा होगा आपको, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी ज्यादा है यहाँ पर, समझ गए। और साइज क्या है, डिक्रीज है इसका, साइज छोटा है ना, इसकी तुलना में छोटा। आप देखो ये प्रूव हुआ है ना हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों देखो बढ़ रहा है, बट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, तो साइज छोटा है ना, इसकी कंपैरिजन में साइज छोटा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन इसके कंपेरिजन में क्या लगेगा, कम लगेगा यहाँ पर, है ना, सही बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा कॉज ऑफ लो डिस्टेंस, कम डिस्टेंस है यहाँ पर, बट यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के मिड में। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, मीन्स जेड इफेक्टिव यहाँ पर इसके कंपेरिजन में कम लगेगा, जेड इफेक्टिव इसके कंपेरिजन में यहाँ पर कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के मध्य की दूरी है जो ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसकी तुलना में। ओके, और इसकी तुलना में यहाँ पर जो क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत कम लग रहा है, मींस जेड इफेक्टिव, अट्रैक्शन फोर्स को जेड इफेक्टिव बोलते हैं ना, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कम है तो इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा है ना, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूँ तो इसके कंपैरिजन में मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। ओके, इसके कंपैरिजन में कम देनी पड़ेगी, देनी तो यहाँ भी पड़ेगी एनर्जी, बट इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, और इससे ये क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मीन्स कम एनर्जी दे रहा हूँ, जेड इफेक्टिव कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है ना, इसके कंपैरिजन में कम है। ओके, ये लिख रहा हूँ मैं। और साइज देखो, साइज इसका छोटा है, साइज इसका बड़ा है, मीन्स साइज देखें तो साइज किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो सर मैंने प्रूव किया नहीं किया, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, एंड जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इसमें जेड इफेक्टिव वैल्यू घट रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी घट रही है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू घट रही है तो साइज बढ़ रहा है। ओके, हो गया ना, प्रूव हुआ नहीं हुआ। ओके, तो अब देखते हैं एल्कली मेटल्स में इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, एल्कली मेटल्स पर। ओके, देखो एल्कली मेटल्स कौन से अपने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीरियम। ओके, तो देखो क्या है, अपन क्या देखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर देखना है अपन को इन एल्कली मेटल का जो ग्रुप है, एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर देखेंगे कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किसके लिए और किस एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ये तो अपन को पता ही है, अपन लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में ये देख चुके हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं अपन, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्यों होता है सर, साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, कोषों की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, साइज भी इंक्रीज होगा। और सर साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो साइज अगर इंक्रीज होगा तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी। अभी मैंने आपको इसको प्रूव भी करके दिखाया है, 2 एग्जाम्पल लेके इस रिलेशन को। ओके, तो साइज अगर इंप्रूव हो रहा है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, तो मीन जिसमें देखो लिथियम की जो साइज है वो छोटी होती है, कम होती है, सोडियम की इससे ज्यादा होती है, पोटेशियम की इससे भी ज्यादा होती है,
रुबिडियम की इससे भी ज्यादा होती है एंड सीजियम की सबसे ज्यादा होती है। ओके, मीन्स टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो इसका जो न्यूक्लियस एंड जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य में दूरी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी सीजियम के में। ओके, नीचे जाएंगे तब बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य की दूरी, तो उसको अपन थोड़ी एनर्जी देंगे तो कम एनर्जी पे ही वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कम एनर्जी, थोड़ी एनर्जी देंगे तो, क्योंकि देखो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है इनके मध्य में, न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के मध्य में, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पर लिथियम के केस में देखो, लिथियम का केस में साइज बहुत छोटा है, मीन्स न्यूक्लियस यहाँ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है वो बहुत कम होगी यहाँ पर, बिकॉज ऑफ साइज के कारण। साइज क्या है यहाँ पर, बहुत ही कम है। ओके, तो साइज कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा लग रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा लग रहा है तो अपन को बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इसके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके, और इसको जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने में, मीन्स बहुत ही एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मीन्स इसके आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होगी बट सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी। मीन्स टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो इस प्रकार होगा, देखो। ओके, सीजियम का बहुत ही कम होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, सोडियम का इससे लिथियम से कम होगा, सोडियम का। ओके, सोडियम का पोटेशियम से कम होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार, देखो ऐसे लिख देता हूं मैं इसको। ओके, सीजियम का सबसे कम है और लिथियम का सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये ऑर्डर किसका है, आयोनाइजेशन ऑर्डर, आईई ऑर्डर। ओके, आयोनाइजेशन ऑर्डर इन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के मध्य में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज हुई तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज हुई, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये तो हो गया इन ग्रुप, अपने वर्ग में देख लिया। अब क्या देखना है अपन को, पीरियड में देखना है। ओके, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो सर कल हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब पीरियड में जाते हैं, देखो ये लिथियम है, ये बेरिलियम है सर, बोरोन है, कार्बन, यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट भी आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, 10 ग्रुप आते हैं यहाँ पर, है ना, बोरोन, कार्बन। तो अगर मैं कहा जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ इन पीरियड। ओके, पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, और जो ग्रुप में क्या जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। ओके, लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रहा हूँ तो मैंने कल आपको ये, कल जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें आपको ये बताया था कि क्या, जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स लिथियम का साइज अगर इतना है तो बेरिलियम का इससे छोटा हो जाएगा, बोरोन का इससे भी छोटा होगा, तो कार्बन का इससे भी छोटा होगा। मीन्स अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होने की वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। देखो साइज डिक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी ना, समझे, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, साइज डिक्रीज, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इनमें। जेड इफेक्टिव क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। साइज डिक्रीज होता जा रहा है, मींस न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और दूरी कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मध्य में। ओके, और अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा लगेगा तो उससे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। मींस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी सर, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, समझ आए मेरी ये बात। तो अगर मैं इसमें ऑर्डर देखूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो देखो ऐसे लिख देता हूं मैं। नहीं तो देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, अभी बता दिए क्यों होगी, क्योंकि इसके जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, साइज बहुत छोटा है तो इसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के मध्य अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि दूरी बहुत कम होगी। ओके,
तो कार्बन, बोरोन, बेरिलियम एंड लिथियम। लिथियम की सबसे कम होगी क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, ओके, इन पीरियड। देख लिया ये, है ना। लिथियम की अपने ग्रुप में मींस एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है उसमें तो सबसे कम आ रही थी, सबसे कम आई थी या नहीं थी, सबसे ज्यादा आई थी वहां पर, सबसे ज्यादा आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि अपने ग्रुप में तो ये सबसे छोटा है ना, बट अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, साइज में सबसे बड़ा एलिमेंट है, और उसी के कारण इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में अगर देखेंगे तो सबसे क्या आएगी, कम आएगी, सबसे कम आएगी, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। इन पीरियड की बात कर रहा हूं, बट ग्रुप में कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। तो उस केस में क्या है, लिथियम की वैल्यू लिथियम का जो साइज है वो सबसे कम है, और साइज सबसे कम होने के कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसमें, ग्रुप में। बट यहाँ पर क्या है, पीरियड में बात कर रहे हैं अपन, किसमें बात कर रहे हैं, पीरियड में बात कर रहे हैं। ये पीरियड के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है। तो यहाँ पर लिथियम का सबसे बड़ा साइज होता है किसमें, पीरियड में, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे कम होगी, ओके। तो ये अपना आयोनाइजेशन एनर्जी का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ग्रुप में ही बात कर ली है एंड पीरियड में ही बात कर ली है, ओके। तो ये तो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखेंगे पीई। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं अपन, पीई। सर ये पीई क्या आता है, ये तो हमने पहली बार ही सुना। अरे नहीं सर, सुना है आपने, देखो कैसे नहीं सुना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है, नहीं सुना? देखो आप कह रहे हो सुना है, तो हम भी तो कह रहे हैं सर सुना है आपने भी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है सर? सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, एल्कली मेटल्स की है। बट सब पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्कली मेटल इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो बाद की बात है। बट ये पता होना चाहिए पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसे हैं, है ना। सबसे पहले ये पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसे हैं, ओके। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है, किसी भी मेटल के ऊपर अपन क्या डालें, प्रकाश डालें, या कोई वेवलेंथ की क्या डालें, कोई रे डालें, किरण डालें, ओके। तो यहां से जो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है मेटल में, ओके, मेटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यहां से जो इस एनर्जी को, कोई भी एनर्जी डाल रहे हैं, कोई भी रे डाल रहे हैं, उसके रूप में क्या हो रही है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है, और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करके ये कहाँ जाएंगे, मेटल से बाहर आ जाएंगे, है ना। ठीक है, ये कोई मेटल है, कौन सी, एल्कली मेटल, ओके। तो मीन्स एल्कली मेटल है, उस पर क्या कर रहे हैं अपन, प्रकाश आपतित कर रहे हैं, या कोई एनर्जी अपन आपतित कर रहे हैं, कोई प्रकाश आपतित कर रहे हैं, ओके। तो वो मैंने आपतित किए, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, और इस एनर्जी को एब्जॉर्व करके क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ओके, एक्साइटेड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक्साइटेड हो जाएंगे, ओके। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक, ये समझ आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। मींस कोई भी एनर्जी किसी मेटल पे अगर डाली जाती है, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और एक निश्चित मान की एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी मान की एनर्जी के लिए वो निकल जाए, ओके। तो एक निश्चित मान की एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी पर क्या होता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, ओके। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वैसे तो फिजिक्स का टॉपिक है, वहाँ पर आपको अच्छा समझ आएगा, वहाँ पर डिटेल से पढ़ाए जाते हैं ये सब चीज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट एक चैप्टर है 12th में, तो मेरे हिसाब से जान जाता, मुझे याद है, ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है। तो एल्कली मेटल्स कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं उसको देखने में पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो सर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो ये क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, ओके। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है, कौन इजीली शो करता है, कौन डिफिकल्ट शो करता है, डिफिकल्ट। तो ये देखो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इनमें से किसमें जल्दी बाहर निकलेगा, देखो एक तो लिथियम का साइज ये है,
सोडियम का साइज ये है, पोटेशियम का साइज ये है, रुबिडियम का साइज ये है, एंड सीजियम का साइज ये है ना। मीन्स ग्रुप में ये ग्रुप ही तो है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। मैंने इस प्रकार लिख दिया, नहीं तो ऐसे होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऐसे होते हैं। और फ्रांसियम भी होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसके बारे में ज्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। साइज क्या है लिथियम का, छोटा है, इससे बड़ा सोडियम का। कभी जब अपन क्या जाते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्यों होता है साइज इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। ओके, इसी के कारण साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स के कारण। तो नंबर ऑफ सेल्स के कारण साइज इंक्रीज हो गया, तो इसका मैं मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये ठीक से नहीं बना, गोल ही नहीं बना ये, तो इसको गोल बनाते हैं पहले। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अब भी नहीं लग रहा। एक बार रुको, मैं इसको ठीक से बनाता हूँ, छोटा रह गया तो, है ना। अब ठीक बना ना बिल्कुल। तो ये तो है इसका न्यूक्लियस, और ये इसका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई सी सेल है ये, नंबर ऑफ सेल देखो ऐसे। वैसे नंबर ऑफ सेल कौन सी होती है यहाँ पर, 6 नंबर की सेल आएगी इसमें ना, 6 नंबर की सेल है ये। ओके, क्योंकि आपको पता होगा ये कौन सी सेल में होता है, 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ सेल इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। ओके, तो देखो इसका न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य में की दूरी कितनी है, बहुत ही ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, लिथियम के कंपैरिजन में। लिथियम का ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, और इसका न्यूक्लियस ये रहा, तो इसके मध्य दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो दूरी जब बहुत ही कम होगी तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, बट यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा लग रहा है, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो ये तो जेड इफेक्टिव की बात हो गई। और सर हम देख क्या रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ना। मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर कहां से निकल सकता है, लिथियम के केस में निकलेगा या सीजियम के केस में निकलेगा, बताओ 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 जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर तो अट्रैक्शन कम लग रहा है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, बट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। मीन्स यहाँ से इजीली ये इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पर कुछ ही मात्रा मीन्स थोड़ी ही एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा, इजीली बाहर निकल जाएगा। तो मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सबसे अधिक दर्शाता है, सबसे अधिक सीजियम दर्शाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ही कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ही कम होगी, क्योंकि अभी पढ़ा है हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो ये समझ आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत नहीं, ये इजीली रिमूव हो जाएगा, बट इसमें बहुत ही कठिनाई आएगी, बहुत ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मीन्स अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं, कौन जल्दी शो करेगा, कौन ज्यादा शो करेगा, रुबिडियम सबसे ज्यादा एंड लिथियम सबसे कम। और इसी प्रकार ये ऑर्डर होंगे, इसी प्रकार होंगे ना। इसमें भी देख लो, इनमें क्या होगा, इनमें न्यूक्लियस एंड जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य की दूरी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है ना, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। मींस इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम ऊर्जा देनी पड़ेगी अपन को, है ना। तो इसलिए इसका ज्यादा होगा सोडियम का। ओके, तो ये है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका किसका ऑर्डर है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पीईई ऑर्डर। ओके, पीईई ऑर्डर है ये। तो ये क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड अपन ने भी क्या देखा था, इससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं अपन। तो आज अपन ने इस वीडियो में कितने टॉपिक कंप्लीट किए हैं, कितने टॉपिक कंप्लीट किए हैं, एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एस ब्लॉक के बारे में। इतनी कंप्लीट जानकारी कर चुके हैं अपन, कौन कौन सी जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक साइज एंड जेड इफेक्टिव के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। एंड और क्या पढ़ा है अपन ने, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी में आपको बता चुका हूँ। सब्लिमेशन एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ओके, और अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ लिया है।
तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सकता हूँ। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम हमारे भी क्या हो, हमारे मन में भी एक उत्साह बढ़े कि स्टूडेंट्स हैं जो हमसे इतना अच्छे से जुड़े हुए हैं, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।